स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, राज्यों की सुर्खियों और खेल के मैदान में बनने वाले इतिहास पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर। प्रधानमंत्री की राज्य में धुआंधार रैलियां। जय नारायण व्यास कांग्रेस में शामिल। रक्षा मंत्री की सह अध्यक्षता में चौथी भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता। रक्षा, आतंकवाद, हिंद प्रशांत क्षेत्र समेत कई अहम विषयों पर चर्चा। आपसी हितों के वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत। गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का समापन। अभिनेता चिरंजीवी को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। 282 से ज्यादा फिल्मों की हुई स्क्रीनिंग। जीरो कोविड नीति के बावजूद चीन में एक दिन में कोरोना के 40,000 केस। सख्त प्रतिबंधों और लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन। और विजय हजारे ट्रॉफी में क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाड़ ने रचा इतिहास। एक ओवर में जड़े 7 छक्के। फीफा में कैमरून ने सर्बिया को 3-3 से ड्रॉ पर रोका। और शुरुआत विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। गुजरात विधानसभा के पहले चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के भरसक प्रयास में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक कई रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद यहां स्थितियां बदली हैं और गुजरात पिछले 20 साल से विकास के रास्ते पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनगर, कच्छ और जामनगर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव 5 साल के लिए नहीं है, यह चुनाव अगले 25 साल के लिए गुजरात का भविष्य तय करने वाला है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया का वो क्षेत्र जिससे मेरी युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर बांटो और राज करो का आरोप लगाया। भावनगर जिले के पालेताना में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य ने कांग्रेस को इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि कांग्रेस एक क्षेत्र और समुदाय के लोगों को दूसरे क्षेत्र और समुदाय के लोगों के खिलाफ भड़काने की नीति की वजह से राज्य को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता ऐसे लोगों की मदद को तैयार नहीं है जो भारत को तोड़ने की चाह रखने वाले तत्वों का समर्थन करते हों। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि सूखाग्रस्त सौराष्ट्र क्षेत्र में नर्मदा का पानी पहुंचाने की कोशिश में भी कांग्रेस ने रोड़े अटकाने का प्रयास किया था। आ गुजरात समरसता वालू होय, आ गुजरात ની અંદર ગામડું હોય કે શહેર, એકતાનું વાતાવરણ હોય, ये આજે ગુજરાતનો સ્વભાવ બની ગયો છે। અને ગુજરાત જ્યારે એકજૂટ થયો તો વિભાજનકારી શક્તિઓને ગુજરાતમાં પગ પેસવારો કરવાની તાકાત ન મળી અને એના કારણે કોંગ્રેસની વિદાય થઈ। और गुजरात चुनाव में इस बार सबकी नजर सूरत जिले में आने वाली सीटों पर है। पिछले चुनाव में यहां बीजेपी ने सफलता हासिल की थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। सूरत की चुनावी हवा और पार्टियों के दावों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने। दर्शना जारदोस बेन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज एंड टेक्सटाइल हैं और मैडम यहाँ सूरत से 3 बार एमपी रह चुकी हैं और सूरत में जो विधानसभा चुनाव चल रहा है उसमें वो कैंपेनिंग में भी काफ़ी सक्रियता से जुड़ी हुई है। ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या डायमंड इंडस्ट्री है, कोविड के समय इनको काफ़ी नुकसान पहुंचा था और उसके चलते बेरोजगारी भी काफ़ी फैली थी। अभी आपकी सरकार यहाँ किस तरह से उनको कंपेंसेट किया है और किस तरह से रोजगार बढ़ा है और आगे क्या करेंगे? सबसे ज़्यादा कोविड के समय में हेल्प वाली ट्रेनें सूरत से चली, 700 ट्रेनें गई
कैसे वापस लोग आए अपने काम पे चढ़ गए वो किसी ने नहीं देखा। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला जो टेक्सटाइल सेक्टर है और इसके साथ में लोग जो एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज़्यादा रोजी रोटी मिलती है। यहाँ से आप हर एक मिनी भारत कहा जाता है। हम हर एक ब्रांड के लोगों को पूछ लीजिए वो सेटिस्फाइड है, क्योंकि जब कोविड के समय में अचानक चले गए बाद में उन्हें लगा कि ये यहाँ पे अच्छा है। जो श्रम कार्ड हमारे बने वो भी बहुत अच्छे से बने कि श्रम कार्ड के कारण अभी उनको रेशन, सरकार की सबसे बड़ी अन्न सहाय योजना यहीं से चलती है। इसके साथ साथ में कोविड वैक्सीनेशन में वी आर ऑन टॉप। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इशू यहाँ पे चलेगा, क्योंकि लोग खुश हैं, यहाँ से श्रमिक खुश है, यहाँ से लोग डायमंड, टेक्सटाइल और जरी भी उद्योग है, घर पे भी लोग काम करते हैं, महिला भी काम करती है, तो इसका प्रभाव रहेगा। गुजरात में सूरत कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हसमुख भाई देसाई और इनके अंतर्गत 12 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 12 विधानसभा क्षेत्र पे चुनाव प्रचार का जिम्मा भी उनके पास है। हसमुख भाई, ये लग रहा है कि कांग्रेस बैकफुट पे खेल रही है, इसका क्या कारण है? इस बार कांग्रेस ने उम्मीदवार भी अच्छा दिया है, यंग दिया है, नया दिया है और बैकफुट पे नहीं खेल रही है। काफ़ी फाइट में है कांग्रेस और बीजेपी को इस बार हराएंगे। महेंद्र नावरिया आम आदमी पार्टी सूरत सिटी के अध्यक्ष भी हैं और यहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं। आप जब चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार आप इतने बड़े पैमाने पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप कांग्रेस का वोट काट के चुनाव जीतेंगे या बीजेपी का वोट काट के चुनाव जीतेंगे? इसका जवाब तो मैंने पहले ही दिया, लेकिन यहाँ पे बीजेपी है इसलिए हम बीजेपी का वोट काट के मैं चुनाव जीत के आऊँगा। कांग्रेस का वोट नहीं काट रहे हैं आप? कांग्रेस है ही नहीं रेस में, तो कहाँ वोट काटूंगा। तो बहुत ही आत्मविश्वास है आम आदमी पार्टी के नेता को यहाँ कि कांग्रेस रेस में नहीं है और वे बीजेपी का वोट काट कर चुनाव जीतेंगे। अब देखना है 8 दिसंबर को कि इसकी बातें सच निकलती हैं। संसद टेलीविजन के लिए सूरत से कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ मैं अखिलेश सुमन। गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री जय नारायण व्यास कांग्रेस में शामिल हो गया। आइए चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर जल्दी से एक नजर डालते हैं। गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री जय नारायण व्यास कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। व्यास ने इस महीने की शुरुआत में बीजेपी से इस्तीफा दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि जनसभा में उमड़े लोगों का उत्साह गुजरात के हर गांव में जमीनी स्तर पर हो रहे अभूतपूर्व विकास का परिचायक है। गुजरात विधानसभा चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नया नारा दिया है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन मतलब आम आदमी पार्टी है। गुजरात में चुनाव आयोग ने सोमनाथ जिले के गिर के जंगलों में केवल एक मतदाता के लिए मतदान केंद्र स्थापित किया है। ये केंद्र घने जंगलों में स्थित बानेज के बाणेश्वर महादेव मंदिर के महंत हरिदास उदासीन के लिए बनाया गया है। और फिलहाल हम रुक करेंगे। मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन इस समय मेरे साथ सूरत गुजरात से जुड़े हुए हैं। अखिलेश, अब आप लगातार गुजरात की ज़मीन पर मौजूद हैं, तो वहाँ बताइए कैसी सरगर्मियाँ, अब मैं कहूँ कि कुछ ही घंटे रह गए हैं, करीब 2 दिन का वक्त है, किस तरह की सरगर्मियाँ चुनाव को लेकर दिख रही हैं? हम जानते हैं कि लगातार 1995 से लेकर 2017 तक के सभी विधानसभा चुनाव में गुजरात के कुल मतदाता के जो 80% से अधिक वोट हैं वो सिर्फ 2 पार्टियों को जाते थे। इस बार कैसा मुकाबला है, किस तरह की सरगर्मियां हैं लोगों को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे प्रीति यह बहुत ही रोचक मुकाबला है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी को ये जो 27 साल हैं, 27 साल में सबसे कम सीटें पिछली बार आई थी, 99 सीटें आई थी और वो 217 में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय दिल्ली जा चुके थे और उसके बीच में चुनाव हुआ था। इस बार अब उसी को यार्डस्टिक बना के सारे दल अपना अपना चेहरा देख रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा सीट लाएंगे। निश्चित तौर पे कांग्रेस ने उतनी ताकत नहीं झोंकी है जो लोगों को महसूस हो रहा है जितना कांग्रेस कर रही थी। अब कांग्रेस के से जब हम पूछते हैं तो वो बताते हैं कि देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन बड़ा नेता आता है, महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस ने इस बार पूरी अपनी रणनीति बदली है। वो साइलेंटली जाकर प्रचार कर रहे हैं, अपनी विरासत की याद दिला रहे हैं और नए नौजवान चेहरों को उन्होंने जगह दी है। तो कह सकते हैं कांग्रेस एक नई अंगड़ाई लेने वाली पार्टी के रूप में अपने आप को तैयार कर रही है।
आम आदमी पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो भी है उनके पास पाने के लिए, इसलिए पूरी ताकत आम आदमी पार्टी ने यहाँ झोंक दी है। और चाहे वो जिसी भी जाति का हो, जिसी भी तबके का हो, सारे तबके में वे अपील कर रहे हैं, चाहे वो डायमंड मर्चेंट हो या वो टेक्सटाइल मर्चेंट हो, सारे लोगों के बीच में जाकर वो अपनी बातें कह रहे हैं, दिल्ली मॉडल पेश कर रहे हैं, उनको व्यवस्था की बात याद दिला रहे हैं कि दिल्ली में कैसे उन्होंने व्यवस्था की। निश्चित तौर पे बीजेपी के सामने एक अहम चुनौती है, क्योंकि बीजेपी 27 साल से शासन में है। लेकिन बीजेपी के बारे में लोग यह भी कहते हैं कि बीजेपी की पकड़ इस गुजरात के समाज पे बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा बीजेपी के इस पूरे राज्य में गुजरात का कई मायनों में विकास हुआ है, रोजगार के कई तरह के संसाधन विकसित हुए हैं, अवसर विकसित हुए हैं, और न सिर्फ गुजरात के लोगों के लिए बल्कि गुजरात से बाहर मान लो राजस्थान से लोग आ रहे हैं, उड़ीसा से लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं, बिहार से लोग आते हैं, यहाँ की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे उनको लगता है कि रोजगार मामला नहीं है, असली जो मामला है कि गुजरात में जो कांग्रेस की शून्यता हो रही है उससे बीजेपी और कितना ज़्यादा बढ़ेगी। तो उनका आकलन ये है, इसलिए उन्होंने पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। और डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो गया है। सारे उम्मीदवार, आज मैं सुबह से ही घूम रहा था, सारे उम्मीदवारों को हमने डोर टू डोर कैंपेन में या उनके नेता को डोर टू डोर कैंपेन में ही पकड़ा। तो एक तरह से कहें कि कारपेट, जिस तरह से कारपेट प्रोपेगेंडा होता है कि हर जगह जाके आम लोगों से मिलके, अब चाहे वो अभिवादन के द्वारा हो, हाथ हिला के हो या रोड शो के माध्यम से जाहिर हो, तौर ये पर गुजरात आखिरी पलों में आखिरी कोशिशें अलग अलग दलों की तरफ से मतदाताओं को लुभाने के लिए, क्योंकि 1 दिसंबर और 5 दिसंबर 2 चरणों में गुजरात का चुनाव होना है, और ऐसे में हर पार्टी अपना दांव और मैं कहूँ कि वादों से जो गुजरात की जनता है उन्हें अपनी ओर खींचने में लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश सुमन, सूरत से हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। कुछ और अहम खबरों की बात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लोकोर्नो के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। वार्ता में दोनों मंत्रियों ने रक्षा संबंधों, आतंकवाद की रोकथाम, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत नीति के अनुरूप औद्योगिक और प्रौद्योगिकी साझेदारी समेत विस्तृत विषयों पर चर्चा की। भारत और फ्रांस के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। 1998 में दोनों देशों ने करीबी और बढ़ाते हुए द्विपक्षीय संबंधों के अलावा अनेक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने वैचारिक मेल मिलाप के मद्देनजर रणनीतिक साझेदारी की थी। इससे पहले दिल्ली पहुंचने पर फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लोकोर्नु का औपचारिक स्वागत किया गया। सेबेस्टियन लोकोर्नु ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में तीनों सेनाओं के गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण भी किया। देश में पिछले 8 साल में दुग्ध उत्पादन में 8 करोड़ 30 लाख टन की बढ़ोतरी हुई है। 2013-14 में दुग्ध उत्पादन 13 करोड़ 80 लाख टन था, जो 2021-22 में बढ़कर 22 करोड़ 10 लाख टन हो गया है। केंद्रीय डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में पिछले 8 साल में हुए बदलावों और नीतिगत निर्णयों के कारण यह संभव हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र के लिए बड़े बजट का आवंटन किया, जबकि पिछली सरकारों में इसकी अनदेखी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 वर्षों में देश में दुग्ध उत्पादन में 83 मीट्रिक टन की वृद्धि पर खुशी जाहिर की और कहा कि एक जीवंत डेयरी क्षेत्र भी देश की नारी शक्ति को और मजबूत करने का एक शानदार तरीका है। उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव से नारी सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज दिल्ली में प्रमुख शिल्पकारों को 2017, 2018 और 2019 के शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये दुनिया में निवेश और अवसरों के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बन गया है। उन्होंने कहा कि हाल में भारत ने हम पर राज करने वालों को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उपराष्ट्रपति ने विश्वास भी व्यक्त किया कि भारत दशक के अंत तक वैश्विक स्तर पर 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत सरकार के मंत्रालय ने आपके लिए काम आसान कर दिया है। आपके गुरु उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए। These gurus will ever motivate and inspire you, generate passion and mission in you, और आप भारत की संस्कृति का सर्जन करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे।
वस्त्र मंत्रालय की ओर से 1965 से प्रमुख शिल्पकारों के लिए यह राष्ट्रीय पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। शिल्प गुरु पुरस्कार 2002 में शुरू किया गया था। ये पुरस्कार हर वर्ष देश की समृद्ध और विविध शिल्प विरासत के संरक्षण के लिए हस्तशिल्प क्षेत्र में विशेष योगदान करने वाले शिल्पकारों को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्प के क्षेत्र में विशिष्ट शिल्पकारों को सम्मानित करना है। हस्तशिल्प क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। रोजगार और निर्यात बढ़ाने में भी इस क्षेत्र का बड़ा योगदान है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्य भारत के लोगों के जीवन का तरीका है। दिल्ली में संसद भवन परिसर में आयोजित 36वें संसदीय इंटर्नशिप कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत ने अपने संविधान के माध्यम से लोकतंत्र को समृद्ध बनाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपराओं और संस्कृति में जीवन के सभी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किया जाता है। उन्होंने कहा कि संविधान के निर्माताओं ने लोगों के भविष्य का मार्गदर्शन करने के लिए संसदीय लोकतंत्र अपनाने का फैसला किया, क्योंकि ये शासन का श्रेष्ठ रूप है। कार्यक्रम का आयोजन लोकसभा सचिवालय ने किया है। इसमें 17 देशों के 44 प्रतिभागी शामिल हुए। किसी बिल पर या किसी मोशन पर विरोध प्रकट करना हो तो उसको मत मांगने का अधिकार भारत की संसद के अंदर है। किसी भी माननीय सदस्यों को चर्चा संवाद में सहमति असहमति का अधिकार है और इसीलिए बहुमत से निर्णय होना, बहुमत से विधेयक पारित होना, विधेयक पर व्यापक चर्चा संवाद होना, ये हमारी संसद की बेस्ट परंपरा पद्धतियां हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद भवन में हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस मौके पर आयोजित समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमारी भाषाई विविधता भारतीय संस्कृति की विशेषता है। भाषा हमारी अभिव्यक्ति, ज्ञान और पहचान का भी आधार है। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि देश में सभी भाषाओं को समृद्ध बनाने के व्यापक प्रयास हो रहे हैं। और व्यापकता, विशालता, विविधताएं हमारे लोकतंत्र की ताकत है। इसलिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम किस तरीके से अपनी अपनी भाषाओं में श्रेष्ठतम काम करें, लेकिन राजभाषा के रूप में जो हमारी अपनी भाषा जानी जाती है। दुनिया के किसी देश में जाएंगे और आप हिंदी में जब बात करेंगे तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा आप हिंदुस्तान से आए हैं। कई देश ऐसे हैं जहाँ आज भी हिंदी भाषी बोली जाती है और हमें लगता है कि वो बोलने वाले लोगों से हमारा अपना तो भावनात्मक अपना बन जाता है। तो भाषाएं भावनात्मक रूप से भी जोड़ने का काम करती है। और जल्दी से एक नजर कुछ और प्रमुख समाचारों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 देशों बांग्लादेश, मालदीव, संयुक्त अरब अमीरात, लातविया और जापान के राजदूतों और उच्चायुक्तों के परिचय पत्र स्वीकार किए। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोलकाता के रास्ते ईटानगर से मुंबई जाने वाले इंडिगो की उड़ान को हरी झंडी दिखाई। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर के होलुंगी में डोनी पोलो हवाई अड्डे से यह पहली उड़ान है। सुप्रीम कोर्ट ने कोंडली सिंचाई नहर में अनुपचारित मल जल प्रवाहित करने पर रोक लगाने में नाकाम रहने पर नोएडा पर 100 करोड़ रुपए और दिल्ली जल बोर्ड पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने वाले एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने इस मामले में 8 हफ्ते में जवाब मांगा है। केरल के विझिंगम इलाके में अदानी बंदरगाह परियोजना के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़पों के संबंध में 3000 से अधिक लोगों पर मामले दर्ज किए गए। फिच रेटिंग्स ने कहा है कि उच्च ब्याज दरों के बावजूद चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत में बैंक ऋण में मजबूत वृद्धि जारी रहेगी। फिच ने 2022-23 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच राजस्थान में द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 शुरू हो गया है। अभ्यास 11 दिसंबर तक चलेगा। ऑस्ट्रा हिंद 22 यह अभ्यास है।
कैमरून की राजधानी में एक शख्स के अंतिम संस्कार के दौरान हुए भूस्खलन से कम 14 लोगों की मौत हो गई। हादसे में दर्जनों अन्य लोग लापता हुए हैं। बचाव कर्मी मलबे की खुदाई करके लोगों की तलाश कर रहे हैं। इटली के इस्टिया द्वीप पर भूस्खलन से नवजात समेत 7 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग अभी भी लापता हैं। भूस्खलन के चलते इमारतें ढह गईं और समुद्र किनारे खड़ी गाड़ियां बह गईं। मुक्केबाज उर्वशी सिंह ने कोलंबो में 10 राउंड के मुकाबले में थाईलैंड की राष्ट्रीय चैंपियन थानचानोक फानन को हराकर WBC अंतर्राष्ट्रीय सुपर बैंथमवेट और WBC एशिया सिल्वर क्राउन के खिताब अपने नाम कर लिए। अफगानिस्तान में श्रीलंका के खिलाफ पल्लीकल में दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच बारिश के कारण रद्द हो जाने के बाद अगले साल भारत में होने वाले ICC वनडे विश्व कप में अपनी जगह सुरक्षित की है। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खबर और आइए बढ़ते हैं आगे और नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की आज की शुरुआत इंदौर के बड़ा गणपति चौराहा से की। इस दौरान राहुल गांधी साइकिल चलाते भी नजर आए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के टिहरी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने योजनाओं को तय समय में पूरा करने का वादा किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा अगरतला में रोजगार मेला कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरकार हर घर में रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रालय के मुख्य द्वार पर महात्मा ज्योतिबा फुले की पेंटिंग का उद्घाटन किया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी के मीरामार समुद्र तट पर क्लीनाथॉन पहल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इससे यहां आने वाले पर्यटक भी जागरूक होंगे। ओडिशा सरकार ने तेंदुपत्ता तोड़ने वालों, बांधने वालों और मौसमी कर्मचारियों को वित्तीय सहायता के रूप में 43 करोड़ रुपए वितरित किए। साथ ही केंद्र से तेंदुपत्ते के व्यापार पर 18% GST वापस लेने का आग्रह किया। CBI की विशेष अदालत ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग घोटाले के सिलसिले में पार्थ चैटर्जी की न्यायिक हिरासत 12 दिसंबर तक बढ़ा दी है। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। चीन में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में 40,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। ये लगातार 5वें दिन रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। राजधानी बीजिंग में ही 4,000 मामले सामने आए। वहीं संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि के बाद लॉकडाउन में और सख्ती की जा रही है। लोगों को घरों से निकलने पर पाबंदी लगाई जा रही है, जिससे लोग भड़के हुए नजर आ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। चीन के कई शहरों में सरकार के कड़े कोरोना नियंत्रण उपायों का विरोध अब तेजी से फैल रहा है। हजारों लोगों ने शंघाई की सड़कों पर प्रदर्शन किया, जो कोविड नियंत्रण के उपायों में ढील देने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। खेल के दुनिया से अहम खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अहमदाबाद में विजय हजारे ट्रॉफी एक दिवसीय क्रिकेट मैच के दौरान एक ओवर में 7 छक्के जड़कर लिस्ट ए में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। ऋतुराज गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में उत्तर प्रदेश के खिलाफ पारी के 49वें ओवर में कमाल दिखाया। गेंदबाज शिवा सिंह थे, जिन्होंने इस ओवर में एक नो बॉल भी की, जिससे ये 7 गेंद का ओवर हो गया। इस ओवर में कुल 43 रन बने। उन्होंने 159 गेंदों पर नाबाद 220 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 16 छक्के शामिल हैं। ऋतुराज गायकवाड़ की पारी की मदद से महाराष्ट्र ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 330 रन बनाए।
फीफा विश्व कप में कैमरून और सर्बिया के बीच 3-3 की बराबरी पर मैच खत्म हुआ। इसके साथ ही दोनों टीमें विश्व कप से बाहर होने के कगार पर पहुंच गई हैं। 2 मैच के बाद दोनों टीमों के पास 1-1 अंक है और आखिरी मैच जीतने पर भी इन टीमों के अगले दौर में पहुंचने की संभावना बहुत कम है। कैमरून और सर्बिया का मैच 3-3 की बराबरी पर खत्म हुआ। इस मैच ने 4 बार करवट बदली, लेकिन अंत में कोई टीम विजेता साबित नहीं हो पाई। इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल IFFI 2022 का समापन हो गया। समापन समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित कई पुरस्कार दिए गए। समारोह का समापन पणजी के पास डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में हुआ। अभिनेता चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। 20 नवंबर से शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें समारोह में 79 देशों से 280 फिल्में दिखाई गईं। इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इंडिया में हिंदी सहित अलग अलग भाषाओं की फिल्मों का प्रीमियर भी किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं थाईलैंड के एनुअल मंकी फेस्टिवल की तस्वीरों के साथ। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।